द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में खबरें तो बहुत हैं। अमेरिका की ये टैरिफ वार भी अपने विवादास्पद या हानिकारक जो दौर है वो अंतिम दौर चल रहा है। अमेरिका चाइना से बात करना चाहता है, लेकिन चाइना ये कह रहा है कि आप अपनी जो टैरिफ है जो लगाई है आपने उसको हटा लीजिए, मैं भी हटा दूंगा। भाई मैंने शुरुआत किसने करी? आप हटाने की शुरुआत भी आप ही कीजिए। इसमें वार्ता वाली बात ही क्या है? और बात भी सही है। छेड़खानी किसने करी शुरू में? छेड़खानी अमेरिका ने करी, तो आप हटा लिए, वो छेड़खानी बंद कर दिए, मैं भी कर दूंगा, खत्म किस्सा। क्योंकि चाइना को मालूम है कि अमेरिका को अगर माल लेना है तो मुझसे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, और माल एसेंशियल है, उसके बिना काम चल नहीं सकता। अमेरिका का 460 बिलियन डॉलर का माल बना के देने की क्षमता किसी के पास भी नहीं है दुनिया में। ओनली चाइना हैज गॉट द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर सच ए लार्ज क्वांटम ऑफ गुड्स। तो ये अमेरिका की व्यवस्था और मजबूरी उसको मालूम है, और अमेरिका झुक गया। पहले तो कहा था हम बात ही नहीं करेंगे, चाइना बढ़त बात करे। चाइना ने बात ही नहीं करी, को लिफ्ट ही नहीं दी। तो अमेरिका के अधिकारियों ने चाइना से बात करी, भाई बात कर लो इस बारे में। तो चाइना ने कह दिया इसमें बात क्या करनी है, आप अपनी टैरिफ हटा लीजिए, हो जाएगा मसला सोल्व, इसमें बात वाली कोई बात ही नहीं। तो ये बात है। और अमेरिका की जो कंपनीज के परिणाम आए, परिणाम ठीक आए, परिणाम ठीक आए। और मई के महीने में वहां का फेड रिजर्व जो है ब्याज घटाने की कोशिश की संभावना है, क्योंकि जीडीपी गिर गया ना कंट्री का, और अनएम्प्लॉयमेंट फिगर भी बढ़े हैं। 2,41,000 का फिगर आया अनएम्प्लॉयमेंट का। ऐसी सूरत में मतलब ब्याज घटाना पड़ेगा उसको। वो एक अलग बात है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है, एक तरफ है जीडीपी गिरेगी, दूसरी तरफ ब्याज बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। अब जनरली प्रिंसिपल ये होता है कि महंगाई बढ़ती है तो ब्याज बढ़ जाता है, जीडीपी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ी हुई होती है। जीडीपी बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ती है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। तो उस वक्त वो ब्याज बढ़ा करके और जीडीपी को डाउन लाते हैं, ताकि महंगाई कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है बाजार। लेकिन ऐसी सूरत में जब डिमांड भी गिरी हुई है और महंगाई भी बढ़ी हुई है और जीडीपी भी गिरी हुई है, अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ये तो एक अलग से बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। उसमें फेड कैसे निपटेगा? उससे निपटने का एक ही तरीका है कि अगर इकोनॉमी को बचाना है तो ब्याज तो घटाना पड़ेगा, अदरवाइज इकोनॉमी विल डेड। एक आदमी जो बीमार है, ऑलरेडी खाट पे पड़ा है, उस आदमी के दो बजाय उसका इलाज करने के और उसके और 2 डंडे और मार दो तो मर जाएगा वो आदमी। तो ऐसी सूरत में जो बुरा होना था अमेरिका में वो हो रही है। अब तो सुधार की ही नंबर शुरू होगा। इसी का परिणाम है कि पिछले 8 सेशन से अमेरिकन मार्केट में लगातार तेजी आ रही है, हल्के 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 हल्के। दूसरी बात है, वहां जो मॉर्गन स्टैनले के आदमी हैं, गोल्डमैन सच्चा के जो लोग अफसर हैं जिनसे बात कर रहे हैं, मेरी भी 1-2 आदमियों से बात हुई जो बड़े बड़े अफसर हैं, अमेरिका जाके आए कंपनियों के। मुझे ये छोटा मोटा मत समझ लेना भाई, आप ये समझ जाओ कि कहीं यार ये क्या आदमी अमेरिका गए हुए आदमी से क्या बात करेगा, ऐसा नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरा कोई मतलब भी नहीं है, मुझे कोई पैसा तो कमाना नहीं इस चैनल के जरिए। तो सवाल ये है कि वो कहते हैं कि साहब ये शेयर खरीदने का टाइम है और ये सब ठीक होना है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अमेरिका के अंदर नोबडी इज बॉदरिंग फॉर दिस सिचुएशन। वो ठीक है, ट्रम्प साहब को गालियां दे रहे हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं खास तौर से वो इम्प्रेस्ड हैं, बेरोजगारी फैलेगी, महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा, जो उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी कीमत घट गई है, वो सारी बातें हैं। तो खैर एनीवे, अब हमको क्या करना, हमें तो हमारी सोचनी। तो सुधार की संभावना है। भारत के बाजार में भी DIFI दोनों खरीद रहे हैं। रिजल्ट भी कुल मिला के अच्छे ही कहने पड़ेंगे, बुरे नहीं है रिजल्ट। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मैं आपसे एक ही बात कहूंगा
कि अब जो चलेंगे वो लार्ज कैप चलेंगे। जो बाजार जो इशारा कर रहा है ना, वो लार्ज कैप शेयर्स के चलने की ओर इशारा कर रहा है। जो साउंड कंपनी है, जो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा योगदान देती है, which are the wheels of the Indian economy, will rise now. The time has come for them. उन कंपनियों में अभी कुछ नहीं हुआ। उन कंपनियों में अभी मान लीजिए कोई उनके भाव नहीं बढ़े, उन कंपनियों के शेयरों के बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई, बढ़ने का उन्होंने सिग्नल दे दिया, ऐसा लगता है। मतलब पक्का कुछ नहीं होता है शेयर बाजार में। तो ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि हमको ऐसे शेयरों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस तरह के शेयरों से निकल जाना चाहिए जिनमें दम नहीं है। छोटी कंपनियां हैं, मिड कैप कंपनियां हैं जिनके अंदर ग्रोथ मोमेंटम खत्म हो चुका है, निकट भविष्य में आने की संभावना नहीं है, जिनके पीछे मैनेजमेंट नहीं है, जो लिक्विडिटी क्राइसिस से जूझ रही हैं, ना उनमें फर्दर एक्सपांशन है, ना डाइवर्सिफिकेशन है, ना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन। वी मस्ट एग्जिट फ्रॉम दोज कंपनीज एंड वी विल इन्वेस्ट अवर मनी in the companies which are coming on the growth path. They are going to attain the growth momentum. We shall attend these such type of companies. If we want that our money is appreciated, रातों रात करोड़पति बनने की मत सोचिए। किसी 5 स्टार इन्वेस्टर जो बहुत बड़े मेगा इन्वेस्टर्स हैं, उनकी नकल करने का भी प्रयास मत कीजिए। उनकी बात अलग है। वो किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, आप स्वयं समझ जाइए। इस बारे में कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पब्लिक। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ऐसी कंपनियां सेलेक्ट करो जो बहुत मजबूत हैं। मैंने मॉडल पोर्टफोलियो भी बना के दिए पहले। 5-7 कंपनी तो कम से कम ऐसी रखो यार जो मजबूत हो। मतलब ग्रोथ तो आनी बड़ी कंपनियां काम करती रहती हैं, नए नए प्लान लाती रहती हैं, नए नए प्रोजेक्ट लाती रहती हैं, उन पर काम होता रहता है। तो अब जैसे इससे पिछले वीडियो मैंने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियां बताई, साउंड है एकदम, और उनमें सबसे टॉप पर अडानी पोर्ट है, मतलब फिर अडानी एनर्जी है। ये 2 कंपनियां बहुत जबरदस्त हैं। मेरा पहले अडानी एनर्जी पर मेरा कुछ ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने जो वर्किंग दी ना, और वर्किंग दी, और दूसरी बात उनका जो एक्सपेंशन प्लान डिक्लेयर किए हैं, और 11,000 करोड़ की प्लान थी इस साल खर्च करने की, जिसको 18,000 कर दिया है। तो उनका एग्रेसिव कैपेक्स है, इसलिए बहुत अच्छा है। तो अब चलते हैं। आपको इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में बताना चाहता हूँ मैंने 5 कंपनी सिलेक्ट। उन कंपनियों को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन सवाल इस बात का है कि उन कंपनियों की पल्स क्या कहे। पल्स करिए कि हम ऊपर जाएंगे। रिकमेंडेशन नहीं है मेरी खरीद पर, खाली ये स्टडीज हैं, खाली ये अध्ययनरत व्यक्ति का एक एनालिसिस। मेरी आदत है, मैं पढ़ता लिखता हूँ, स्टडीज करता रहता हूँ, तो उसका परिणाम है, और उसी की हॉबी है बस, और कुछ नहीं है। आई डोंट वांट एनीथिंग। तो आप देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा पहली कंपनी है जिसका पी रेशो 29.8 है। ईयर ऑन ग्रोथ, अभी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, जो 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स में 15.96% आई, 15.96% ग्रोथ आई। तो इतने बड़े बेस पे जिसका 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो, उस हिसाब से ये ग्रोथ कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। अब आने वाले क्वार्टर्स में और आएगी। कारण क्या है कि पहली बार महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो इस अप्रैल के जो सेल के फिगर आए हैं ना, उसमें 19% सेल में ग्रोथ आई। तो ये डिसेंट चीज है, इसमें खतरा मेरे। अच्छा, फिर आगे के इनके जो थार है, एक एसयूवी थार है, एसयूवी 2-3 मॉडल्स हैं, वो अगले 3 साल तक बुक है, 3-4 साल के लिए बुक है ऑलरेडी। डिमांड है प्रोडक्ट की, कंपनी के अंदर प्राइसिंग पावर है। ऐसी सूरत में वो इसको हल्के में लेना ठीक नहीं। तो मैं समझता हूँ दिस इज ऑल्सो ए गुड बैट। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बेस्ट कंपनी आज की तारीख भारत की। लार्सन एंड ट्यूब्रो, लार्सन ट्यूब्रो एक हिडन लाइन है, ये हिडन लाइन है ये। मतलब क्यों है, इसके कितने वर्टिकल है आप देखिए। ये बहुत वेल मैनेज कंपनी है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, इसका मालिक कोई नहीं है। इसमें कंस्ट्रक्शन का बिजनेस तो है, 5.65 लाख करोड़ के ऑर्डर्स इन हैंड है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, हाइड्रोकार्बन बिजनेस में है, डिफेंस में है,
और साहब जो है कि मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, और साहब शिपिंग में है नहीं, और ग्रीन हाइड्रो में ये जा रही है, कैपिटल गुड्स में है, इलेक्ट्रिकल गुड्स में है, अच्छा रियल्टी में है, सब जगह है ये, बहुत वाइड बिजनेस है। और इसमें अब ग्रोथ अब चालू हो जाएगी। कारण क्या, कमोडिटी प्राइसेस हैव कम डाउन सब्सटेंशियल। इसके जो वर्क ऑर्डर्स हैं जिस हिसाब से लिए थे उनमें थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा सा हल्का सा बिगड़ जाता है, क्योंकि ये जितने एल&टी कभी पूल नहीं करता है। एल&टी हमेशा जो टेंडर लेता है वो कंपटीशन में टेंडर लेता है, ये कभी बेईमानी नहीं करते, कोई जोड़ जुगाड़ नहीं करते, ईमानदारी से चलते हैं। तो ऐसी सूरत में अब इनके मार्जिन बढ़ेंगे, वैसे भी ग्रोथ आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और एल&टी का जो पी रेशियो है 33.3 है, और इसकी ग्रोथ अभी तक 6.32 आई है, और ये ग्रोथ ज्यादा आएगी। अभी मार्च का रिजल्ट नहीं आया, मार्च का रिजल्ट आते ही ये ग्रोथ करीब 11-12% हो जाएगी। एंड नेक्स्ट ईयर आई एक्सपेक्ट द ग्रोथ में क्रॉस 15%। ऐसी सूरत में सेफ है ये। मेरे पास में है शेयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर मेरे पास नहीं है, लेकिन एल&टी के शेयर मेरे पास है। मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूं आपको। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज 27.9, पी रेशियो 27.6 है इसका। इतनी बड़ी कंपनी, टेलीकॉम सेक्टर इसमें है, रिटेल सेक्टर इसमें है, रिटेल बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस, डाटा सेंटर भी बनाने जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी का इनका प्लांट का फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्शन में आ चुकी है, और पेट्रोकेमिकल्स हैं दुनिया भर के, इंटीग्रेटेड प्लांट हैं पूरे, टेक्सटाइल फाइबर का, पॉलिस्टर फाइबर का इंटीग्रेटेड प्लांट है, प्लास्टिक के इंटीग्रेटेड प्लांट हैं दुनिया भर के, इंटरनेशनल साइज प्लांट हैं, रिफाइनरी सिंगल लोकेशन पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है, और उसमें भी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इसका जो पी रेशियो 27.6 बहुत कम है। भारतीय टेलीकॉम, जो टेलीकॉम की कंपनी, उसका पी रेशियो 70 है। डी मार्ट और भी जो रिटेल सेक्टर की कंपनी है, जैसे ट्रेंट है, फिर टाइटन है, डी मार्ट है, एक और कंपनी, एक दो और भी है, और फिर आप जोमेटो को ही ले लीजिए, इनकी क्या तो अर्निंग है और क्या इनके पी रेशियो 17, 80, 100 के पी रेशियो, उस हिसाब 27 के पी रेशियो आपको कंपनी मिल रही है, डैम चीप है और बढ़ रही है, सेफ है बिल्कुल। ग्रोथ अभी को बहुत ज्यादा नहीं आई, लेकिन ग्रोथ आ रही है, आने वाली। ये ऐसे मैनेजमेंट हैं जो एक सर्टन इंटरवल के बाद में रिवार्ड दे देते हैं शेयर होल्डर्स को, कैसे भी देना चाहिए। एचडीएफसी बैंक का 21 का पी रेशियो है। एक टाइम था पी रेशियो इसका 35 हुआ करता, लेकिन उस वक्त ग्रोथ आती थी कंपनी, 30% या इसके अबो ग्रोथ चलती थी इसकी, लेकिन वो ग्रोथ एक बार डिमिनिश हो गई, कोरोना काल आ गया, फिर मर्जर हो गया इसमें एचडीएफसी लिमिटेड का, उसका डिमिनिश हो गई थी, वो डिस्टर्बेंस आ गया था। बट अगेन 30 की तो नहीं आएगी, लेकिन 15% के आसपास इसमें एचडीएफसी बैंक में ग्रोथ श्योर है अगले साल से। उस उम्मीद में ये शेयर बढ़ रहा है और बढ़ेगा ये, क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत क्लीन मैनेजमेंट, वो कहीं भी किसी भी चीज से कोई समझौता करने को तैयार नहीं, नो नेगोशिएशन एट ऑल सो फॉर द क्वालिटी ऑफ द लोन इज कंसर्न। एसेट क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज। डूबता है पैसा 0.4, इतनी बड़ी एसेट बेस पर 0.4 एनपीए है, तो इस हिसाब से ये भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। फिर आईसीआई बैंक, इसका भी पी रेशियो 20.1 है, बढ़ना शुरू हुआ है इसका भी, और इसकी ग्रोथ एट प्रेजेंट 18% आई है। तो इसमें जब बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ज्यादा तेज होंगी, तो ये ग्रोथ हो सकता है 25% भी चली जाए, या इतनी भी रहेगी, या 20% की रहेगी मान लो, तो भी ये कंपनी बहुत धांसू मतलब जबरदस्त रिजल्ट दे सकती है, रिजल्ट एप्रिसिएशन आ सकता है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मैंने ये जो स्पीच दिया। अच्छा, आप दूसरी तरफ देखिए कि जैसे रेल विकास निगम है, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक है, और साहब आपके बंधन बैंक है, इनका क्या मतलब आप देखिए कि क्या इनका अर्निंग है, क्या ग्रोथ है, कुछ है ही नहीं। इनके पी रेशियो 60, 70, 70 है। तो टीटागढ़ वैगन है, इसमें भी जो ग्रोथ आनी थी हाल ही में, जहां तक समझता हूं।
इरकॉन में भी जो ग्रोथ आनी थी वो आऊगी, मतलब अब आएंगी, कभी ना कभी आएंगी, लेकिन वो बात नहीं हो सकती जो इन कंपनियों, इनका तो कोई न कोई वर्टिकल तो चलता ही रहेगा। और जब 5 वर्टिकल है, मान लो उसमें से 3 वर्टिकल इनके चल जाते हैं, इन कंपनी को जो मैंने बताई भी, तो बाहर नहरे हैं आप। तो इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।